कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। भाई कर्मवाच्य का प्रयोग स्थल का मतलब कहाँ कहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। पहला, वाक्य में कर्ता प्रकट न किया जाए, जहां वाक्य में कर्ता की प्रधानता न हो। भाई वाक्य कर्ता कैसा हो, जहां पर गौण हो या फिर वो कैसा हो, लुप्त हो। तो जहां कर्ता प्रकट नहीं किया जाए, जैसे उदाहरण मैंने बताया सड़क बना दी गई है। अब क्या बना दी गई है, सड़क बना दी गई है। तो ये तो आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। और बना दी गई है, ये क्या है, क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता गुण है, कर्ता लुप्त है, कर्ता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा मैंने कहा है पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, पतंग। तो यहाँ पर भी क्या है, कर्ता प्रकट नहीं किया गया है, कर्ता को दिखाया नहीं गया है। दूसरा है असमर्थता जताने के लिए। असमर्थता मतलब जहाँ कार्य करने के लिए वह व्यक्ति समर्थ नहीं है, वह कार्य उससे नहीं हो सकता। तो असमर्थता जताने के लिए क्या करते हैं, अब तो पत्र लिखा नहीं जाता, अब तो पत्र लिखा नहीं जाता। अब देखो क्रिया यहाँ पर किसके अनुसार आ रही है, पत्र के अनुसार है। पत्र पुल्लिंग है, क्रिया भी किसके अनुसार आ रही है, पत्र के अनुसार। क्रिया भी पुल्लिंग है, पत्र भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो नहीं शब्द है वो किसको दर्शा रहा है, असमर्थता को दर्शा रहा है। असमर्थता जताने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। अब तो पत्र नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पर जो नहीं है वो किसका सूचक है, असमर्थता का। दूसरा देखिए, गरीब का दुख देखा नहीं जाता। गरीब का दुख देखा नहीं जाता, तो दुख और देखा नहीं जाता ये आपकी क्या है, क्रिया है। क्या नहीं देखा जाता, दुख नहीं देखा जाता। तो यहाँ असमर्थता जताने के लिए ऐसी कंडीशन में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा है अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। दर्प का अर्थ क्या होता है, अहंकार। जैसे कर्मचारियों से सफाई करवाई जाए, यहाँ पर क्या जताया जा रहा है, अधिकार जताया जा रहा है। मामले की जांच की जाए, तो यहाँ पर भी किस वाच्य का प्रयोग हो रहा है, कर्म वाच्य का प्रयोग हो रहा है। मैंने बताया पहला तो आपको कि जहाँ कर्ता लुप्त हो, गौण हो, जहाँ कर्ता दिखाई न दे, कर्ता की प्रधानता न हो। दूसरा हमने पढ़ा कि अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए, दूसरा हमने पढ़ा असमर्थता जताने के लिए। तीसरा हमने पढ़ा अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। चौथा हम पढ़ेंगे सूचना, विज्ञप्ति, आज्ञा आदि के लिए, कि जहाँ पर कोई सूचना प्रसारित की जा रही हो, कोई जानकारी दी जा रही हो, जहाँ आज्ञा का भाव हो, वहाँ पर भी किसका प्रयोग होता है, कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे आप चले जाइए, यहाँ पर क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। दूसरा है आपको सूचित किया जाता है, यहाँ पर क्या दी जा रही है, सूचना दी जा रही है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे भाववाच्य। पहले कर्तृवाच्य पढ़ा, फिर कर्मवाच्य पढ़ा और अब भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है। क्रिया का जो भाव होता है, क्रिया का जो स्वरूप होता है, वह किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार। वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य। जैसे हम इसकी परिभाषा लिखे तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया न तो कर्ता के अनुसार है न कर्म के अनुसार, बल्कि क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, मूल भाव, क्रिया का मूल भाव। जहाँ पता चले, जहाँ बल्कि क्रिया के मूल भाव का पता चले, क्रिया के मूल भाव का पता चले, वहाँ कौन सा वाच्य होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। सीधी सी परिभाषा है, जहाँ क्रिया न कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है, जहाँ भाव की प्रधानता होती है, वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। यानी जहाँ क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, भाव से होता है, वहाँ कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। अब हम अब तक पढ़े आ रहे हैं क्रिया।
कि भाई कर्तृवाच्य में तो जो क्रिया है वह अकर्मक और सकर्मक दोनों है। कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कैसी है, सकर्मक है। लेकिन जो भाववाच्य है उसमें क्रिया हमेशा कैसी होती है, भाव में जो क्रिया होगी वो हमेशा अकर्मक होगी। भाई क्रिया के दो स्वरूप हम पढ़ते आ रहे हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो जो कर्तृवाच्य पढ़ा था हमने उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया था। कर्मवाच्य में हमने सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है और भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, अकर्मक होती है। अब एक बात ध्यान देने लायक और है कि ये जो क्रिया का स्वरूप होता है, क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। कि जो कर्म भाववाच्य में जो क्रिया का स्वरूप होगा, क्रिया जिस रूप में आएगी वो हमेशा कैसी होगी, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। भाववाच्य के प्रयोग स्थल, यानी जैसे हमने कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल पढ़े कि कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वैसे ही हम यहाँ पर भाववाच्य के प्रयोग स्थल पढ़ेंगे कि भाववाच्य का प्रयोग किन किन स्थानों पर किया जाता है। असक्तता, सक्ता मतलब शक्ति, जहाँ कार्य करने में असमर्थ हो जताने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। अब देखो मुझसे से अभी एक चीज और ध्यान रखना कि करण कारक का जो परसर्ग है, करण कारक का के द्वारा या से, इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में किया जाता है। तो मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर असक्तता जताने का प्रभाव पैदा हो रहा है। रोगी से बैठा नहीं जाता, रोगी बैठ नहीं सकता, रोगी से बैठा नहीं जाता। यदि हम इसका कर्तृवाच्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, रोगी बैठ नहीं सकता। और यहाँ पर जब भाव की प्रधानता की जा रही है तो रोगी से बैठा नहीं जाता। अब आप देखो कि यहाँ पर जो क्रिया है वह है हमेशा बैठना क्रिया है, ऐसा नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, असमर्थता असक्तता जताने के लिए नहीं का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह है एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। यहाँ पर जो क्रिया मैंने बताई है वह एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में दिखाई जा रही है। दूसरा है आज्ञा या अनुमति प्राप्त करने के लिए। जहाँ आज्ञा और अनुमति प्राप्त करने का भाव होता है वहाँ पर भी कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य। अब आप कहेंगे कि आज्ञा का भाव तो किस में भी था, कर्म में भी था, कर्म में था, कर्मवाच्य में था, आज्ञा का भाव आया है। लेकिन वहाँ पर जो आज्ञा है वहाँ पर कर्म के अनुसार आज्ञा दी जा रही है। यहाँ देखो पहले खा लिया जाए, अनुमति दी जा रही है, अब प्रस्थान किया जाए, यहाँ पर क्या की दी जा रही है, आज्ञा का भाव। तो यहाँ दोनों स्थितियों में कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। अब तीसरा है जब नहीं का प्रयोग नहीं होता है। देखो हमने असमर्थता जताने के लिए नहीं का प्रयोग किया है, तो इसमें बता रहे हैं जब नहीं का